अब इसे दबा नहीं सकती। मित्रों, हम जानते हैं पिछले कुछ दिनों से हमारे एक पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री थे, वो बोलते हैं कि आज वर्तमान में इंडिया खुद अपना रास्ता तय करता है, उसको कोई दबा नहीं सकता है, उसको कोई विवश नहीं कर सकता है। तो आज हमारे देश जिन कर्णधारों के हाथ में है, उन्हीं में से एक श्रीमान अमित भाई शाह गृह मंत्री जी हमारे साथ उपस्थित हैं। सशक्त दृढ़ प्रज्ञा के वो, दृढ़ शक्ति के वो मनुष्य हैं। हम सब उनके अधीरता से संभाषण का इंतजार कर रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री गृह मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि आज के इस सभा को संबोधित करें। माननीय गृह मंत्री जी श्री अमित भाई शाह। मेरे साथ सभी लोग बोलिए, भारत माता की। अरे भाई 50 साल हुए, जरा जोर से बोलिए। और कई सालों तक इस क्षेत्र में इस संस्था की सेवा की जरूरत है। जोर से बोलिए, भारत माता की। मंच पर उपस्थित पूज्य स्वामी गौतमानंद जी महाराज, मोदी जी की कैबिनेट में मेरे साथी, मेरे मित्र, भारत के न्याय और विधि मंत्री श्रीमान किरण रिजिजू जी, अरुणाचल के ऊर्जावान, युवा और लोकप्रिय मुख्यमंत्री भाई प्रेमा खांडू जी, हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय, हमारे शिक्षा मंत्री महोदय, अरुणाचल के गृह मंत्री महोदय, हमारे सांसद और अरुणाचल भाजपा के नेता श्री तापिर गांव जी, यहां पर उपस्थित अन्य मंत्रीगण, शिक्षा आयुक्त अरुणाचल प्रदेश, आज जिनके निमंत्रण पर मैं यहां आया हूं, स्वामी अच्युतानंद जी, स्वामी सर्वज्ञानंद जी, और आज इस समारोह में उपस्थित सभी सन्यासी गण को मैं प्रणाम करता हूं और उपस्थित भाइयों बहनों, आप सभी को जय हिंद कहकर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मैं जब भी अरुणाचल आता हूं तो हमेशा कोई सामने मिलता है और हाथ जोड़कर नमस्ते की जगह जय हिंद कहता है तो शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पूरे देश भर में इतनी राष्ट्रभक्ति और इतनी जागरूकता शायद मेरे अरुणाचल में ही है और कहीं पर नहीं है। मित्रों, आज एक बहुत पवित्र अवसर पर मैं यहां पर आया हूं। 50 साल से यहां पर एक संस्था के अंतर्गत अनेक सन्यासियों ने इस क्षेत्र के अनेक बच्चे के जीवन को मंदिर बनाने का काम किया है। मेरे गांव में एक सन्यासी रहा करते थे। मैं बचपन में राम जी मंदिर था, वहां जाता था। वो हम बच्चों के सामने कुछ उपदेश दिया करते थे। वो हमेशा कहते थे, मंदिर बनाना बहुत बड़ी बात है, बहुत पुण्य का काम है। स्कूल बनाना इससे भी बड़ा पुण्य का काम है, मगर एक व्यक्ति को अच्छा इंसान बनाना इससे बड़ी पुण्य की बात कोई हो नहीं सकती। और 50 साल तक रामकृष्ण मठ ने एक काम, जहां पर कोई आ नहीं सकता, सोच नहीं सकता, उस जगह पर रहकर सातत्यपूर्ण तरीके से, बिना थके, बिना हारे, अक्षय ऊर्जा कहां से मिलती है मैं समझ नहीं पाता। अक्षय ऊर्जा का स्रोत शायद परमहंस रामकृष्ण से प्राप्त करते हैं, या चेतना के स्रोत, पूरे देश के लिए चेतना के स्रोत
स्वामी विवेकानंद के उपदेशों से प्राप्त करते हैं, मगर अक्षय ऊर्जा के साथ 50 साल तक अक्षुण्ण रूप से ये सेवा के भाव को चालू रखने के लिए मैं रामकृष्ण मिशन के सभी सन्यासियों को करबद्ध प्रणाम कर कर मेरा धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं यहां आया तब मुझे हेलीपैड पर लेने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे, किरण रिजिजू मेरे साथ थे। वो रास्ते में मुझसे बात करते थे। अरुणाचल एक दृष्टि से देखिए तो सात अर्थ में नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट में भी नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल, और समग्र नॉर्थ ईस्ट के अंदर कई प्रकार की समस्याओं को हमने सालों तक झेला है। अब धीरे 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 समस्या का निरसन भी हो रहा है, निवारण भी हो रहा है, परंतु अरुणाचल कभी भी इस समस्याओं से घिरी हुई नहीं देखा। अरुणाचल के समस्याओं को हमने कभी भी वो समस्याओं के कारण संताप में नहीं देखा है। इसका कारण 50-55 साल से रामकृष्ण मठ का यहां सेवा का यज्ञ जो चल रहा है वो। मेरे राज्य में भी रामकृष्ण मिशन की गतिविधियां हैं, देश के हर क्षेत्र के अंदर है, दूरदराज पहाड़ी इलाकों में है, आदिवासी क्षेत्रों में है। हर जगह जहां जहां रामकृष्ण मिशन ने काम किया, अपना मिशन लेकर पहुंचे, उन्होंने सबसे बड़ा काम किया स्थानीय संस्कृति, स्थानीय सभ्यता, स्थानीय संगीत, स्थानीय भाषा और स्वधर्म को बचाने का काम किया और उसको अक्षुण्ण रखने का काम किया। और पूरा अरुणाचल आज राष्ट्र की मुख्य धारा में है, अपनी संस्कृति को संजोए हुए है, अपने संगीत को संजोए हुए है, अपनी भाषा को भी बचाए हुए है और स्वधर्म के मार्ग पर चल रहा है। उसका मुख्य कारण 55 साल से रामकृष्ण मठ के सन्यासियों ने यहां जो तपश्चर्या करी है वो है। आज मैं यहां आया हूं तब लोथा खुनबाओ को और डांगवांग को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। और उन्हीं के नाम पर एक क्षेत्र को नरोत्तम नगर से हम जानते हैं। मित्रों, अरुणाचल एक ऐसा प्रदेश है जिसने कई संकट झेले, परंतु भारत के साथ अपना आत्मीय रिश्ता हमेशा के लिए बनाए रखा है। और इसलिए जब जब भी अरुणाचल आते हैं, यहां से एक ऊर्जा और देशभक्ति के संस्कार लेकर ही वापस जाते हैं। मैं अरुणाचल की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, बहुत बहुत अरुणाचल की जनता को प्रणाम करना चाहता हूं। रामकृष्ण मिशन एक परमहंस की स्मृति में एक सन्यासी ने दी हुई सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है। भारत में गुरु दक्षिणा की परंपरा बहुत चिर पुरातन है, मगर किसी भी शिष्य ने अपने गुरु को इतनी बड़ी गुरु दक्षिणा नहीं दी होगी जो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर कर परमहंस रामकृष्ण जी को। गुरु के संदेश को कोई चकाचौंध के बगैर त्याग, समर्पण, बलिदान और संन्यस्त भाव से पूरे देश भर के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर पहुंचाना और सेवा और समर्पण को ही अपना धर्म समझकर आगे बढ़ना, ये शायद विवेकानंद जी के बगैर कोई नहीं सकता। और इसीलिए अपनी मुक्ति तथा विश्व कल्याण के लिए इस सूत्र को लेकर रामकृष्ण मिशन आगे बढ़ा है। और रामकृष्ण मिशन 125 साल लगभग होने के समय पर, जहां भारत की भूमि पर सबसे पहला सूर्य का किरण पड़ता है, वो हमारे अरुणाचल में इतने दूर सुदूर क्षेत्र के अंदर शिक्षा का, व्यक्ति निर्माण का, राष्ट्र भक्ति का और संस्कृति और सद्धर्म के
बचाव का काम लेकर इतने सालों से काम कर रहे हैं। यहां बहुत सारे पूर्व विद्यार्थी हैं, अनेक लोगों ने देश के निर्माण में बड़ा योगदान दिया है, मगर उनको छोटे से बच्चे से अच्छा नागरिक बनाने की यात्रा ये रामकृष्ण मिशन के इस मठ के कारण, रामकृष्ण मिशन के ये मिशन के कारण आज हुई है। रामकृष्ण मिशन से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का भी काफी जुड़ाव रहा। मैं इसमें जाना नहीं चाहता, परंतु मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अनेक रोगियों की सारवार करते करते, अनेक विद्यार्थियों के जीवन को घड़ते घड़ते, अनेक प्रकार की कुरीतियों से समाज को बचाते बचाते और समाज की आंतरिक चेतना जो हमारी संस्कृति होती है इस पर की कितने प्रकार के आक्रमण को रोकते रोकते आज रामकृष्ण मिशन ने एक पुण्य का बहुत बड़ा लोक अर्जित किया है और पूरा देश ये पुण्य के लोक को प्रणाम करता है। और आज मैं भी यहां पर एक चिट्ठी मुझे लिखी थी अच्युतानंद जी ने, मैंने तुरंत ही प्रेमा खांडू को फोन कर दिया था कि मैं आऊंगा। मैं यहां जो संतगण बैठे हैं, सन्यासी बैठे हैं, मैं आप लोगों की तरह सब कुछ छोड़कर यहां आ तो नहीं सकता हूं, मगर सब कुछ छोड़कर आप यहां काम कर रहे हैं, इसको प्रणाम कर कर, उसको अनुमोदन कर कर जरूर मैं आपको यहां पर आकर मिल तो सकता हूं, इसलिए आज मैं यहां पर उपस्थित हूं। मित्रों, अरुणाचल जैसा मैंने कहा नॉर्थ ईस्ट में भी नॉर्थ ईस्ट है और मोदी जी ने 2014 से हमारे उत्तर पूर्व को अनेक समस्याओं से ग्रस्त नॉर्थ ईस्ट को बदलने का शुरुआत किया है। मैं मेरे जीवन में नॉर्थ ईस्ट में पहली बार विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में आया था। किसी के घर पर ठहराया गया मुझे, घर के अंदर संवाद चालू हुआ तो कहां से आ रहे हैं आप? मैंने बोला गुजरात से आ रहा हूं। कि अच्छा भारत से आ रहे हैं? मेरे मन में एक बहुत बड़ा आघात हो गया। नॉर्थ ईस्ट का परिवार मुझे पूछता है कि आप भारत से आ रहे हो। आज 2014 से 2022 की ये यात्रा में 8 साल में मोदी जी ने दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट के बीच में जो अंतर था उसको समाप्त कर दिया। पूरा देश नॉर्थ ईस्ट को अपने राज्य जितना ही प्यार करता है और नॉर्थ ईस्ट भी गौरव के साथ आज कह रहा है, हां हम महान भारत का हिस्सा है, हम भारत। 8 साल के कम अंतराल के अंदर परिवर्तन लाना वो वैसे ही नहीं होता। आजादी के 75 साल का ये वर्ष अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज तक कोई भी प्रधानमंत्री 50 बार नॉर्थ ईस्ट में नहीं आया है। मोदी जी 8 साल में 50 से ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग राज्यों की मुलाकात। आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने नई शिक्षा नीति के तहत, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत नॉर्थ ईस्ट की भाषाओं की चिंता नहीं की है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट की भाषाओं की चिंता की है और नई शिक्षा नीति के तहत उनको प्राथमिक शिक्षा उस भाषा में देने की शुरुआत भी की है। प्रेमा खांडू जी भी अरुणाचल की भाषाओं को संभालने के लिए काफी काम करे। हर प्रकार से, चाहे मन से नॉर्थ ईस्ट के लोगों को भारत के बाकी हिस्से से जोड़ना हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी से जोड़ना हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी से जोड़ना हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी से जोड़ना हो, हजारों लाखों करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्ट के लिए देकर इस हिस्से को भारत के साथ एक आत्मीय लगाव खड़ा करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, मैं पहले पूरे नॉर्थ ईस्ट का दौरा पार्टी का अध्यक्ष था, भारतीय जनता पार्टी का, तब मैंने किया था। तब भी नॉर्थ ईस्ट को काफी अच्छे से जानने का प्रयास किया और जब गृह मंत्री बना तो नॉर्थ ईस्ट मेरे डिपार्टमेंट के अंदर ही आ गया। अनेक प्रकार के अलग अलग समस्याएं जो खड़ी करके, कोई समस्या ही नहीं थी, मगर खड़ी की गई समस्याओं को
शयन शयन तरीके से धीरे धीरे नरेंद्र मोदी सरकार ने धैर्य पूर्वक एक एक कर इसका समाधान ढूंढने का काम किया। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि 8 साल के अंदर 9,000 से ज्यादा युवा जो रास्ता भटक गए थे, हाथ में हथियार लेकर अपने ही देश के सामने युद्ध का ऐलान किए हुए थे, हथियार डालकर आज मुख्य धारा में सम्मिलित होकर भारत के विकास के लिए काम कर रहे हैं। हमारा मणिपुर बंद और ब्लॉकेड के कारण 365 में से 200 दिन गतिविधियां बंद रहती थी, वहां पर आज 5 साल हमारी सरकार को हो गए, छठा साल चल रहा है, 6 साल में ना एक भी बंद हुआ है ना ब्लॉकेड हुआ है। बोडोलैंड की समस्या को इतने सालों के बाद सरलता से सुलझाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। त्रिपुरा के हथियारी ग्रुपों को हथियार डलवाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। ब्रू शरणार्थियों की समस्या को स्थायी समाधान देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। कार्बी जिलों का शांतिपूर्ण समाधान अभी अभी गृह मंत्रालय में मेरी उपस्थिति में इसका समाधान ढूंढ लिया गया। सालों से मेघालय और अरुणाचल की, मेघालय और असम की सीमाओं के बीच में जो समस्या थी, उसका भी 60% से ज्यादा डिस्प्यूट एरिया को आज शांति के साथ सुलझा दिया गया है। और मुझे आशा है अरुणाचल और असम की सीमाओं की समस्या भी 2023 के पहले इसका भी हमेशा के लिए हम समाधान ढूंढेंगे। पूरे उत्तर पूर्व को, पूरे नॉर्थ ईस्ट को विवादों से मुक्त बनाने का काम देश के नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 3 हिस्सों में नॉर्थ ईस्ट के विकास का एजेंडा तय किया है। 75 साल से जब तक मोदी जी की सरकार आई तब तक स्ट्रक्चर तरीके से पूरे नॉर्थ ईस्ट के विकास का खाका किसी ने नहीं किया, हमने खींचा है वो खाका। सबसे पहला हमारा उद्देश्य है बोलियां, भाषाएं, नृत्य, संगीत और खान पान की परंपरा को न केवल बचाना, उसको समृद्ध कर पूरे देश भर में उसको गौरव दिलाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। दूसरा काम, सारे विवादों को समाप्त कर नॉर्थ ईस्ट के युवाओं को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना, जिस प्लेटफॉर्म पर, जिस मंच पर खड़ा रहकर विश्व के युवाओं के साथ मेरे नॉर्थ ईस्ट का युवा स्पर्धा कर पाए। इस प्रकार का विवाद मुक्त, शांति युक्त, उग्रवाद मुक्त, हथियार मुक्त नॉर्थ ईस्ट की रचना करना, ये हमारा लक्ष्य है। और तीसरा हमारा लक्ष्य है कि उत्तर पूर्व के सभी राज्यों को, 8 राज्यों को देश के सबसे विकसित राज्यों की सूची में सबसे ऊपर ले जाने का लक्ष्य रखकर आगे बढ़ना। ये तीनों काम, ये तीनों पहलू पर भारत सरकार का गृह मंत्रालय विचार कर रहे हैं। मित्रों, मोदी जी ने आजादी के 75वें साल में नई शिक्षा नीति, हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को घोषित किया है। भारतीय जीवन मूल्यों के आधार पर शिक्षा पद्धति कैसी हो, भारतीय जीवन मूल्यों का गौरव गान करने वाली शिक्षा नीति कैसी हो, इसके साथ इनोवेशन और साइंटिफिक अप्रोच वाली शिक्षा नीति कैसी हो, कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त शिक्षा नीति कैसी हो, इसका संपूर्ण खाका आज देश के सामने रख दिया गया है। और मित्रों, विवेकानंद जी ने एक वाक्य कहा था, शिक्षा मनुष्य में पहले से विद्यमान उत्कृष्ट तक की
अभिव्यक्ति का रास्ता है। ईश्वर ने हमारे अंदर अनेक प्रकार की शक्तियां रखी हुई है। वो शक्तियों को बाहर लाना, इस शक्तियों को एक रास्ता दिखाना और वो शक्तियों को बाहर लाकर मनुष्य को उत्कृष्ट जगह पे पहुंचाना, वो शिक्षा का उद्देश्य हो। और मैं धड़ल्ले से विश्वास से कह सकता हूं, नरेंद्र मोदी जी जो शिक्षा नीति लाए हैं वो विवेकानंद जी के बताए हुए शिक्षा की व्याख्या के अनुरूप शिक्षा नीति है। विवेकानंद जी ने कहा था, शिक्षा आम जन को, शिक्षा व्यक्ति को जीवन के संघर्ष के लिए समर्थवान नहीं बनाती है तो वो शिक्षा नहीं है। शिक्षा अगर चरित्र निर्माण नहीं करती है तो वो शिक्षा नहीं है। परोपकार का भाव अगर शिक्षा के बाद नहीं आता है तो वो शिक्षा नहीं है। सिंह जैसा साहस शिक्षित व्यक्ति में निर्मित नहीं होता है तो वो शिक्षा नहीं है। और ऐसी शिक्षा जो ये चारों चीजों को नहीं करती है वो शिक्षित कहलाने के योग्य नहीं है। शिक्षा मनुष्य को अपने पैरों पर खड़ा होने के लायक बनाए है, उसी का नाम शिक्षा है। और ये नई शिक्षा नीति जो हमारी आई है 2020 की, मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं, इसका अगर आप तय से अभ्यास करेंगे तो ये नई शिक्षा नीति विवेकानंद की बताई हुई सभी व्याख्याओं की पूर्तता के लिए हम काम कर सकते हैं। 21वीं सदी ज्ञान की सदी है। भारत के युवाओं को 21वीं सदी के विश्व के अनुरूप बनाना, विश्व के युवाओं की स्पर्धा में भारत का युवा उन्नत मस्तक के साथ खड़ा रहे, इनसे स्पर्धा करे और विजयी होकर आए, इस प्रकार के युवा बनाना इस शिक्षा नीति का हमारा उद्देश्य है। मित्रों, आज थोड़ा देरी से आने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मौसम भी ठीक नहीं था, थोड़ा घर से चलने में भी 20 मिनट का देरी हो गया, परंतु आज ये इतने दूर दिल्ली से, मेरे गुरु प्रदेश से तो हजारों किलोमीटर दूर, यहाँ पर घने जंगलों के अंदर इस खूबसूरत वादियों के बीच में यहाँ बैठकर तपस्या कर रहे सभी संतों को मिलकर और एक 50 साल से व्यक्ति निर्माण में जुटी हुई संस्था के कार्यक्रम में हिस्सा लेकर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ और बहुत बहुत हर्ष और आनंद का भी अनुभव करता हूँ। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, रामकृष्ण मिशन के उपाध्यक्ष महोदय गौतमानंद जी यहाँ पर बैठे हैं, चाहे भारत सरकार हो चाहे अरुणाचल सरकार हो, दोनों की ओर से मैं इतना कहना चाहता हूं, आप जो काम कर रहे हैं वो देश का ही काम है, समाज का ही काम है, दुनिया का ही काम है। जहां पर भी सरकार की आपको जरूरत पड़े, सरकार सदैव मदद करने के लिए तत्पर रहेगी। इतनी बात कर मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम। श्रीमान अमित भाई, તમારું ખૂબ ખૂબ આભાર। ફરીથી